Hello, student. Welcome to Desert Rose Psychist. Myself, Aliasan, and today the topic of discussion is risk assessment in forensic and criminal psychology. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे चैनल की हर न्यू वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलें स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, अंदाजे ब्याह रंग बदल देता है वरना दुनिया में कोई नई बात नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं फोरेंसिक एंड क्रिमिनल साइकोलॉजी को कि ये क्या होती है। फिर हम रिस्क असेसमेंट के इंट्रोडक्शन पर आते हैं। देखिए, फोरेंसिक एंड क्रिमिनल साइकोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जो साइकोलॉजी को क्रिमिनल और लीगल सिस्टम के साथ जोड़ती है। अब इसमें जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनका रोल होता है कि जब वो क्रिमिनल केसेस, ऑफेंडर्स के बिहेवियर और लीगल डिस्कशंस को समझने के लिए अपनी प्रोफेशनल स्किल्स यूज करते हैं। अब ये ब्रांच सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये जस्टिस सिस्टम में मदद करती है, जैसे कि क्रिमिनल्स का असेसमेंट, रिस्क एवेल्यूशन और रिहैबिलिटेशन। अब हम देखते हैं रिस्क असेसमेंट को। देखिए, रिस्क असेसमेंट का मतलब है किसी इंडिविजुअल मतलब शख्स, इंडिविजुअल का मतलब होता है शख्स, या ऑफेंडर मतलब कैदी के फ्यूचर में किस हद तक क्रिमिनल बिहेवियर होने के चांस हैं, इसको एवेल्यूएट करना। अब ये रिस्क का एनालिसिस है, बहुत ज़रूरी है ताकि किसी ऑफेंडर के डेंजरसनेस समझी जा सके और उससे सोसाइटी को बचाया जा सके। अब रिस्क असेसमेंट में डायनामिक फैक्टर्स और स्टैटिक फैक्टर्स का रोल होता है। डायनामिक फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो वक्त के साथ चेंज हो सकते हैं, जैसे कि ऑफेंडर की मेंटल स्टेट या उसके एनवायरनमेंट की कंडीशन। अब स्टैटिक फैक्टर्स वो होते हैं जो बदलते नहीं, जैसे कि ऑफेंडर की एज या पहले किए हुए उसके जो कारनामे होते हैं। तो ये चीजें आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं द इफेक्टिवनेस ऑफ डायनामिक रिस्क फैक्टर। डायनामिक रिस्क फैक्टर्स उन फैक्टर्स को कहा जाता है जो वक्त के साथ चेंज हो सकते हैं और जो रिस्क को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई ऑफेंडर अपनी इमोशनल कंट्रोल को इम्प्रूव करता है या अपनी एडिक्शन को कंट्रोल करता है तो उसका रिस्क कम हो सकता है। इसलिए ये फैक्टर्स असेसमेंट में इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि इनको समझकर ऑफेंडर की रिहैबिलिटेशन को एक प्लान किया जा सकता है। एग्जाम्पल देता हूँ। अब एडिक्शंस का कंट्रोल, अगर एक ऑफेंडर ने अपनी ड्रग एडिक्शन पे कंट्रोल पा लिया है तो उसका रिस्क कम हो सकता है। एंगर मैनेजमेंट में क्या होता है, अगर ऑफेंडर ने अपने गुस्सा कंट्रोल करना सीखा है तो वो फ्यूचर में क्राइम से बच सकता है। तो ये चीजें होती हैं इसमें। अब हम बात करते हैं जस्ट व्हाट आर डायनेमिक रिस्क फैक्टर्स। देखिए, डायनेमिक रिस्क फैक्टर्स वो साइकोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो ऑफेंडर के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब इन फैक्टर्स को समझना जरूरी होता है ताकि ये जाना जा सके कि किसी ऑफेंडर के बिहेवियर फ्यूचर में किस डायरेक्शन में जा सकता है। एग्जाम्पल देता हूँ। अगर एक ऑफेंडर स्ट्रेस या डिप्रेशन से गुजर रहा है तो वो ज्यादा वायलेंस या क्राइम की तरफ जा सकता है। लेकिन अगर उसका जो अच्छी थेरेपी या सपोर्ट मिलती है तो ये फैक्टर्स चेंज हो सकते हैं और रिस्क कम हो सकता है। फिर आता है क्लिनिकल जजमेंट वर्सेस स्टैटिस्टिकल असेसमेंट। देखिए, क्लिनिकल जजमेंट का मतलब होता है कि साइकोलॉजिस्ट अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज के जरिए ऑफेंडर का असेसमेंट करे। अब इसमें इंट्यूशंस और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस का रोल होता है, लेकिन इसमें बायस का रिस्क हो सकता है, जैसे कि साइकोलॉजिस्ट का अपना ओपिनियन या अजम्पशन किसी ऑफेंडर के केस में इंटरफेयर कर सकते हैं। स्टैटिस्टिकल असेसमेंट में क्या होता है कि रिस्क को मैयर करने के लिए डाटा और नंबर्स का यूज होता है। अब ये ज़्यादा रिलेबल होता है क्योंकि ये एम्पिरिकल डाटे पर बेस्ड होता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक स्टैटिस्टिकल मॉडल ये बताता है कि E30 से ऊपर वाले ऑफेंडर्स में री ऑफेंडिंग्स का रिस्क ज़्यादा होता है तो ये एक मैयरेबल प्रेडिक्शन होती है। एग्जाम्पल देता हूँ। अगर एक साइकोलॉजिस्ट क्लिनिकल जजमेंट यूज करते हुए एक ऑफेंडर को लो रिस्क डिक्लेयर करता है, लेकिन स्टैटिस्टिकल टूल्स के जरिए ये समझा जाता है कि इस ऑफेंडर का जो रिसिडिविज्म रिस्क हाई है,
तो स्टैटिस्टिकल असेसमेंट ज़्यादा एक्यूरेट हो सकता है, ये चीज़ याद रखिएगा। इसी तरह अब हम देखते हैं सम स्ट्रक्चर क्लिनिकल मेथड्स। देखिए, स्ट्रक्चर क्लिनिकल मेथड्स का मतलब है कि असेसमेंट को ऑर्गेनाइज और सिस्टमैटिक तरीके से किया जाए, जिसमें मल्टीपल फैक्टर्स को कंसिडर किया जाता है। ये मेथड क्लिनिकल जजमेंट को ज़्यादा इफेक्टिव और रियलेबल बना देता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक स्ट्रक्चरल क्लिनिकल मेथड जैसे कि ICR हम 20 यूज करते हैं, जिसे हम कहते हैं हिस्टोरिकल क्लिनिकल रिस्क मैनेजमेंट 20। अब इसका यूज करते हुए साइकोलॉजिस्ट किसी ऑफेंडर के रिस्क को असेस करते हैं। अब ये मेथड ऑफेंडर के हिस्टोरिकल बिहेवियर, करंट साइकोलॉजिकल स्टेट और रिस्क मैनेजमेंट प्लान को कंसिडर करता है। यहाँ तक क्लियर है? फिर आता है प्रिडिक्टर्स में बी स्पेसिफिक रेदर देन जनरल। देखिए, प्रिडिक्टर्स जो होते हैं, जो रिस्क असेसमेंट में यूज होते हैं, वो हर ऑफेंडर के केस के लिए स्पेसिफिक होते हैं। हर ऑफेंडर का रिस्क का लेवल डिफरेंट होता है और स्पेसिफिक फैक्टर्स ही उनके फ्यूचर बिहेवियर को प्रिडिक्ट करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि एक जनरल रिस्क फैक्टर सब ऑफेंडर्स पर अप्लाई हो। एग्जाम्पल देता हूँ, अगर एक ऑफेंडर ने अपनी पास्ट क्राइम में वायलेंस शो की है, तो उसका फ्यूचर में वायलेंस करने का रिस्क ज्यादा हो सकता है। लेकिन अगर दूसरा ऑफेंडर ड्रग्स का यूज करता है लेकिन वायलेंट नहीं करता, तो उसके फ्यूचर रिस्क डिफरेंट हो सकता है। तो ये चीज होती है इसमें। यहाँ तक क्लियर है? देखिए, फिर आता है स्टैटिस्टिकल और एक्वेरियल प्रिडिक्शन। अब इसमें क्या होता है स्टैटिस्टिकल और एक्वेरियल प्रिडिक्शन में कि इसका मतलब है कि रिस्क को प्रेडिक्ट करने के लिए मैथमेटिकल मॉडल्स और डाटा का यूज करना। अब ये मेथड इंडिविजुअल केसेस के लिए भी एक्यूरेट प्रेडिक्शन कर सकता है, लेकिन इसमें हर ऑफेंडर की पर्सनल सर्कमस्टांसेस को बिल्कुल नहीं देखा जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रेडिक्टिव फैक्टर्स में। अब प्रेडिक्टिव फैक्टर्स वो एलिमेंट हैं जो किसी ऑफेंडर के फ्यूचर बिहेवियर को प्रेडिक्ट करते हैं। अब ये फैक्टर डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे कि एज, मेंटल स्टेटस, पास्ट बिहेवियर और एनवायरनमेंट को देखते हुए। अगर एक इंसान जो ऑफेंडर है, उसने अपने पास में मल्टीपल थेफ्ट्स किए हैं, अब वो एक अनस्टेबल फैमिली एनवायरनमेंट में रह रहा है, तो ये फैक्टर उसके फ्यूचर में क्राइम करने के हाई रिस्क प्रिडिक्ट करता है। तो ये चीज है इसमें। अब हम बात करते हैं इश्यूज इन द असेसमेंट ऑफ रिस्क एंड डेंजरसनेस। देखिए, रिस्क और डेंजरनेस को असेस करते वक्त कई इश्यूज आ सकते हैं। बायस, इनकरेक्ट डाटा और ओवर सिंप्लीफिकेशंस कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। अब ये जरूरी है कि एक्यूरेट और अनबेस्ड टूल्स को यूज किया जाए। देखिए, अगर किसी साइकोलॉजिस्ट ने अपने पर्सनल बेसिस के जरिए एक ऑफेंडर को लो रिस्क डिक्लेयर किया है, जबकि वो स्टैटिस्टिकल डाटा उसका हाई रिस्क शो कर रहा है, तो ये इनएक्यूरेट प्रिडिक्शन हो सकती है। अब हम बात करते हैं ऑफेंस पैरेललिंग बिहेवियर। देखिए, ऑफेंस पैरेललिंग बिहेवियर का मतलब है कि ऑफेंडर के कुछ बिहेवियर ऐसे होते हैं जो उनके क्राइम के सिमिलर होते हैं। अब ये बिहेवियर इंडिकेटर्स होते हैं जो फ्यूचर में क्राइम होने का रिस्क इंडिकेट करते हैं। अब इसको समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फ्यूचर रिस्क को प्रिडिक्ट करने में मदद करता है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर एक ऑफेंडर अपने एंगर इश्यूज को हैंडल नहीं कर रहा, तो उसके एंगर इश्यूज को क्राइम करने से जोड़ा जा सकता है। लास्ट है प्रोटेक्टिव फैक्टर्स इन रिस्क असेसमेंट। देखिए, प्रोटेक्टिव फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो किसी ऑफेंडर के रिस्क को कम करते हैं और उसकी रिहैबिलिटेशन में मदद करते हैं। अब ये फैक्टर उसकी मेंटल हेल्थ, फैमिली सपोर्ट और सोशल कनेक्शंस हो सकते हैं। इन्हीं रिस्क असेसमेंट में ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। देखिए, ये चीज़, अगर एक ऑफेंडर अपनी फैमिली के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रखता है और साइकोथेरेपी के ट्रीटमेंट ले रहा है, तो ये प्रोटेक्टिव फैक्टर उसके रिस्क को कम करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलें। थैंक यू।